Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा था एनर्जी डिसिपेटेड इन अ सर्किट, जिसमें बैटरी से कैपेसिटर के कनेक्शन के क्वेश्चन हो गए और कैपेसिटर का कनेक्शन के भी क्वेश्चन इस तरह से हमने कर लिए थे। एक आध प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाए फाइंड फाइनल चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड and heat generated. Okay. तो मान लो इस तरह से सर्किट ओपन है, यहाँ प्लस, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये है हमारा 2 माइक्रोफैरेड का, 1 माइक्रोफैरेड, और ये 3 माइक्रोफैरेड का है ना। ये इनिशियली चार्ज है मान लो 10 वोल्ट से, ये है 5 वोल्ट से, और ये है 20 वोल्ट से। ये हमारा न्यूट्रल है, यानी कि अनचार्ज है। तो इसके लिए आपको सॉल्व करके बताना है हीट और फाइनल चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। सेम मेथड है, कोई भी चार्ज क्यू फ्लो करता हो मानो, लूप लॉ लगाओ,
आया किसी का? ये क्या आया आंसर? बस चार्ज 90/70 चार्ज 90। 90/70 ओके चलो हाँ सर, देख आज लेते यही हैं। पहले इनिशियल चार्जेस तो 0.02 माइक्रोफैरेड पे, इसकी प्लेट्स पे 1 × 20 यानी +20 यहाँ पे और -20 यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो +10 यहाँ पे और -10 यहाँ पर। यहाँ में दिख रहा है 15 तो -15 यहाँ पर और +15 यहाँ पर। फाइनली हमने स्विच को क्या कर दिया है, बंद। तो फाइनली मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल तो बदल जाएगा, ठीक है ना, और चार्जेस हम लिख लेते हैं। यहाँ था -15, यहाँ है 15, ये है 0 0 -20 20 और -10 यहाँ पर 10, ठीक है ना। अब कहीं से भी क्यू चार्ज फ्लो करा दो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो कि मैं क्यू चार्ज को फ्लो करा देता हूँ इस पॉजिटिव प्लेट से, इस तरह से कुछ क्यू। तो इस प्लेट से क्यू निकला है तो यहाँ -Q आ जाएगा, इस पे पहुंचेगा तो यहाँ +Q आएगा, यहाँ -Q चलता हुआ आएगा +Q -Q +Q -Q और फाइनली यहाँ पे +Q, है ना। तो ये हमें मिल गए प्लेट्स के ऊपर चार्जेस भी। अब आपको मानना है पोटेंशियल, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 आता है, इसके क्रॉस आता है V2, ये है V3 और ये है V4। इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इस डायरेक्शन में घूमने वाला हूँ। अगर हम पोटेंशियल लिखे, पहला कैपेसिटर क्रॉस किया, पॉजिटिव पे पहुंचे तो +V3, फिर क्रॉस किया, ऑब्वियसली ये नेगेटिव बन गई है, ये पॉजिटिव है तो -V4, क्रॉस किया पॉजिटिव पे +V1, क्रॉस करके नेगेटिव पे -V2, ये होना चाहिए 0। V की वैल्यू लिख देते हैं Q/C, Q होता है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, तो V3 के लिए 15 - Q by 3 minus V4 Q/2 plus V1 20 minus Q/1, है ना, और माइनस V2 यानी कि 10 + Q/1। इसको हम इक्वल कर देंगे किसके, 0 के। यहाँ से हमें मिलेगा कितना, 30 - 2Q -3Q plus 120 - 6Q -60 plus 6Q is equal to 0। या यहाँ से मिल जाएगा 5Q is equal to 30। ये आएगा, या मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी कहीं? सर -60 - 6 की होगा वो। -60 - 6Q कहाँ पे सर -60? सर बस V2 में लास्ट नीचे वाले सेकंड लास्ट स्टेप में वो 10Q -6 प्लस होगा। सर 10 + Q होल माइनस है ना, तो 10 + Q होल माइनस है तो -Q हो जाएगा। है ना, बाकी सब तो सही है। यस सर। तो यहाँ से Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 30/11। अरे बोलो, सॉल्व किया है ना यार, कितनी सुन हो जाते हो एकदम 60। ठीक है, तो यही हमारा चार्ज है 2 माइक्रोफैरेड के ऊपर। क्लियर है? नहीं 90/70 नहीं आ रहा है ये।
90 by 11 यार तो इक्वेशन कुछ और बन रही होगी, गजब बात है। हाँ नहीं सर, फाइनल लाइन में 90 by 17। 90 by 70। ठीक है। यस यस सर। कोई डाउट इसमें? ये आ जाएगा हमारे पास क्या, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड। और अगर एनर्जी की बात की जाए, हीट एनर्जी, तो सिंपली आपको क्या करना है, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। उसके लिए सिंपली आप क्या यूज कर सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है ना। चलो भाई, क्लियर है? यस कोई डाउट तो नहीं है? आपने हीट के लिए क्या क्या बोला, हाफ सी वी स्क्वायर वाला या तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, दोनों फॉर्मूले लिखाए गए हैं। ओके, हाँ राइट सर। तो इस तरह से हीट डिसिपेटेड के क्वेश्चन आप कर सकते हो। या तो बैटरी कैपेसिटर का कनेक्शन आ जाता है, या कैपेसिटर कैपेसिटर का कनेक्शन आ जाता है, या बैटरी कैपेसिटर के भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको केवीएल ही लगाना है। ठीक है ना, क्यू चार्ज फ्लोट मानते हुए। क्लियर है? चलो, तो ये था हीट डिसिपेटेड इन अ सर्किट। उसके यही दो क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के। अब अगली चीज के ऊपर चलते हैं, जो कि है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। याद करो, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब बोला गया था कि कैपेसिटर एक ऐसा एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो कि हाँ बोलो सर हीट निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस साइन के साथ ही रखेंगे ना? पोटेंशियल डिफरेंस? ये सर हाफ सी वी स्क्वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है हाफ सी वी स्क्वायर? नहीं सर, मतलब हीट एनर्जी, हीट जनरेटेड में जब निकालेंगे ना सर, तब की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ बेटा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी की बात कर रहे हो? किसको साइन के साथ रखेंगे, किस चीज का पूछ रहे हो साइन? आवाज नहीं आ रही भाई, जल्दी कुछ बोलो। सर मैं बाद में पूछता हूँ, कुछ क्लियर हो। बेटा अभी पूछो ना, अब डाउट है आपको, आप डाउट पूछ, आपका डाउट आप ही को क्लियर नहीं है तो मुझे कैसे क्लियर होगा? आपने मुझसे पूछा कि हीट जब मैं लिखूंगा तब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को साइन के साथ पुट करूंगा क्या, यही बोला ना आपने? एग्जैक्ट वर्ड्स यही हैं आपके। ये सर यही बोला था। तो इसका अर्थ क्या निकाल रहा है, इसका क्या मीनिंग? पोटेंशियल डिफरेंस तो सिर्फ ये है, सिर्फ एक जगह यूज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, या क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये दो फॉर्मूले हैं एनर्जी के। पोटेंशियल डिफरेंस तो यही है मेरे भाई, उसका स्क्वायर है। आप प्लस पुट करो माइनस पुट करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? स्क्वायर है ना उसका। तो यस सर। आपको पहले सारे कैपेसिटर्स की एनर्जी लिखनी है, या तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, जो आपको पसंद हो, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c से माइनस करके आपको टोटल फाइनल एनर्जी लिखनी है। क्योंकि लॉजिकली सोचो, यहाँ कोई बैटरी तो है नहीं, तो कोई एनर्जी तो सप्लाई कर नहीं सकता, यानी जो भी हीट जनरेट हुई है वो कैपेसिटर्स की एनर्जी का ही कोई हिस्सा है। तो शुरुआत में ज्यादा तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हीट एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, इसलिए इनिशियल ज्यादा रही होगी और टोटल फाइनल जो होगी वो कम रही होगी, क्योंकि कुछ हीट में चली गई होगी, इसलिए हम इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। यस। ठीक है, चलो। तो मैं ये कह रहा था कि जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने कहा था कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें कि एनर्जी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली स्टोर भी हो जाती है और डिस्चार्ज भी हो जाती है। यानी इसको बहुत जल्दी चार्ज किया जा सकता है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो हम वही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक्चुअली कितना टाइम लगता होगा एक कैपेसिटर को चार्ज करने में। ठीक है ना। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। अगर मैं इसके अक्रॉस सिर्फ एक बैटरी लगा दूं
ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या कोई चार्ज फ्लो करके इसके ऊपर जा पाएगा? बताइए। इसके लिए थोड़ा करंट का आइडिया होना चाहिए। बात यह है कि किसी भी वायर में करंट तब फ्लो हो सकता है जब उसके अंदर रेजिस्टेंस होना जरूरी है। समझ आई बात? तो चार्ज फ्लो करके अगर प्लेट के ऊपर जा रहा है यानी सर्किट में करंट है, तो सर्किट में करंट अगर है तो सर्किट में क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। बात समझ आई? Yes. आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट आपने स्विच बंद किया, सबसे पहले मैं बात करता हूं t इज इक्वल टू 0 की। t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है? अगर हमें ये दिया गया है कि t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, यानी कि कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ऐसा आपको बता दिया गया है, इज अनचार्ज्ड, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसको अगर मैं ए पॉइंट बोल दूं, इसको मैं बी पॉइंट बोल दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट ये क्या होना चाहिए? 0। यानी आप ये कह सकते हो कि VA माइनस VB ये क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू C डेल्टा V, पता है ना आपको। तो अगर चार्ज ही 0 है तो डेल्टा VB क्या आ जाएगा? 0। यानी t इज इक्वल टू 0 पर अगर आपने सर्किट में एक अनचार्ज कैपेसिटर लगाया है तो क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 0 है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या उसे सर्किट में बनाने का कोई फायदा है? या आप ऐसा सोचो कि अगर इसके अक्रॉस 0 आ रहा है तो ये V पूरा पूरा किसके अक्रॉस आ रहा होगा? R के अक्रॉस। तो एट t इज इक्वल टू 0 मैं इसी सर्किट को अगर रीड्रॉ करूं तो मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह से रीड्रॉ कर सकता हूं सिर्फ। R बात समझ आई? यानी मैं ये कह देता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, एट t इज इक्वल टू 0 an uncharged capacitor in a circuit can be replaced by a conducting wire। बात समझ आई? यानी t इज इक्वल टू 0 पर अगर आपको कोई सर्किट दिया है और मैं आपसे उसमें कुछ भी करने को बोलूं तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? अगर t इज इक्वल टू 0 के सर्किट के रिलेटेड आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले तो आप सारे कैपेसिटर्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? कंडक्टिंग वायर से, प्रोवाइडेड सारे कैपेसिटर्स क्या हों? इनिशियली अनचार्ज्ड हों। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? तो करंट इन सर्किट अगर पूछा जाए t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर करंट इन सर्किट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे करंट की वैल्यू बता सकते हो? आई ये देखो, अभी हमने करंट पढ़ा नहीं है पर मेरे हिसाब से बचपन में सबने पढ़ा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसमें करंट कितना होगा? V by R। V by R। V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या होगा जैसे ही सर्किट में करंट आएगा धीरे धीरे चार्ज फ्लो होगा। क्या चार्ज पूरे सर्किट में फ्लो कर पाएगा? नहीं, चार्ज आएगा और यहां इकट्ठा होना शुरू होगा, यहां से खींचा जा रहा है और यहां जाके इकट्ठा होता जा रहा है। हवा में तो उड़ नहीं सकता ना, बीच में तो एयर मानी है हमने। तो बी वाली प्लेट से चार्ज खींचती है बैटरी और ए वाली प्लेट को देती जा रही है, इस वजह से सर्किट में करंट है। इसका मतलब धीरे धीरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आना शुरू होगा
तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आना शुरू होगा, यानी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घटना शुरू होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरे चार्जिंग के दौरान t इज इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जिस समय सर्किट के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम है कि नहीं है? फिर बोलता हूं मैं, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस होता है और सिर्फ रेजिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है सर्किट में करंट लाने के लिए, इसीलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल मैक्सिमम है, इसीलिए किसी भी चार्जिंग सर्किट में करंट t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है। सही है कि नहीं? ये फिर से समझाएंगे करंट मैक्सिमम कैसा है सही वो? तो समझाया था दोस्त। देखो भाई, करंट किसकी वजह से आ रहा है? करंट किस एलिमेंट की वजह से? तुम ही बताओ यार। रेजिस्टेंस के अराउंड है वो। हाँ, तो पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस, है कि नहीं? यस सर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट होगा। बढ़ेगा। बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? कम हो जाएगा। पर क्यों सर? क्यों? क्योंकि टोटल सम V होना चाहिए। अच्छा ओके, राइट सर। समझेगा? जो बैटरी है वो तो लिमिटेड ही है ना, कुछ पोटेंशियल रेजिस्टेंस को देगी, कुछ कैपेसिटेंस को देगी, तो वो घटेगा तो करंट भी घटेगा सर्किट में, यानी t इज इक्वल टू 0 पर जब सारा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस है उसी समय पे करंट कैसा है? मैक्सिमम। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। तो अब हम क्या करते हैं, एक जनरल इंस्टेंट लेते हैं, एट एनी टाइम t लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर b, लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर b q, मैंने स्मॉल q मान लिया कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज, तो उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। अभी कैपेसिटर चार्ज ही हो रहा है, ठीक है ना, बीच का कोई टाइम ले लिया है, ये आपका C हो गया, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, इस पे Q है, इस पे माइनस Q आ गया होगा, रेजिस्टेंस R है, ऑब्वियसली अभी करंट भी है सर्किट में क्योंकि चार्जिंग चली रही है, ठीक है। अब हम लगा देते हैं इसमें लूप लॉ। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट होता हूं और ऐसे घूमना स्टार्ट करता हूं। देखो जरा, बैटरी को क्रॉस किया, मैं क्या कहूंगा? V। करंट, जहां से करंट घुसता है वो पॉजिटिव, जहां से निकलता है वो नेगेटिव। रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, नेगेटिव साइड पहुंचे, पोटेंशियल में ड्रॉप आया -IR। कैपेसिटर को क्रॉस किया, फिर नेगेटिव साइड पहुंचे, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है? Q/C। तो Q/C इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो। मैंने सिर्फ लूप लॉ लगाया है, किसी भी डायरेक्शन में घूम के लगा सकते थे आप। याद बस ये रखना है कि रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करे उसको प्लस साइन दे दो, जहां से एग्जिट करे उसको माइनस साइन दे दो। कैपेसिटर में तो हमें पता ही है साइन कैसे निकालते हैं। ये हमें मिल गया लूप लॉ से एक इक्वेशन। यहां से मैं लिख सकता हूं कि V माइनस Q/C ये होना चाहिए आपका IR, या I को मैं लिख सकता हूं dQ/dt इंटू R, है कि नहीं? हमें पता है करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ आया? यहां से आपको मिल जाएगा dQ/dt इज इक्वल टू CV माइनस Q/RC। Q वाली चीजों को एक तरफ ले आते हैं, तो dQ/CV माइनस Q इज इक्वल टू dt/RC। क्लियर है? इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। t इज इक्वल टू 0 पर भाई चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 0। और मान लो किसी टाइम t पे चार्ज आ जाता है कुछ q, ऐसा मैं कह देता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा ln ऑफ CV माइनस Q अपॉन -1, लिमिट है 0 से Q तक, ये होना चाहिए t/RC। यहीं से मैं लिख सकता हूं ln ऑफ Q
क्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू माइनस टी बाय RC। माइनस को RHS में भेज दिए। यहां से आपको मिलेगा CV माइनस क्यू इज इक्वल टू CV इंटू ई की पावर माइनस टी बाय RC। या आप कह सकते हो Q की वैल्यू आपको मिलेगी CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय RC। जरा ध्यान से देखो CV क्या है। अगर ऐसा मानो when capacitor is completely charged, when capacitor is fully charged, फुली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, उस पर जितना चार्ज आ सकता था उतना चार्ज आ चुका है। तो जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा उस समय सर्किट में करंट कितना होगा? अरे बोलो, ऑब्वियस है ये सारी चीजें। अगर नहीं चमक रही है तो मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे आप। अगर कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया यानी और चार्ज नहीं आ रहा, और चार्ज नहीं आ रहा यानी कि और चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, अगर और चार्ज फ्लो नहीं हो रहा यानी कि सर्किट में करंट नहीं है। तो करंट इन सर्किट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। अगर करंट इन सर्किट 0 है तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा? 0 होगा। 0 हो जाएगा। तो सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा? कैपेसिटर। तो जो मैक्सिमम चार्ज उसके ऊपर आ सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या वो CV हो जाएगी? यस। उसी को उठा के मैं यहां रख देता हूं। तो Q का फंक्शन जो आपको मिलता है वो मिलता है Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। जहां Q मैक्स ये सिंपली हो जाता है C इंटू वी, और टाउ इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये हर सर्किट के लिए फिक्स रहता है और इसकी वैल्यू इक्वल होती है RC के। R है जहां नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस। समझ आ रहा है? ये आपको मिल गया क्या? चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मुझे बताओ कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटर टू चार्ज 100% इज, आपके पास चार्ज का फंक्शन है कितना चार्ज लगेगा कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज होने में? बताइए। इन्फिनिट। टी की क्या वैल्यू रखी जाए? तो इनफाइनाइट आएगी। जब t इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा उस समय कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या रहता है? इनफाइनाइट रहता है, मतलब पूरा रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो याद रखना एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड या कंप्लीटली चार्ज्ड। डाउट के लिए रुक जाओ। अरे रुक जाओ। करंट इन सर्किट कैसा रहेगा? करंट इन सर्किट इज 0। अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करना है तो आप क्या करते हो? रिप्लेस रजिस्टर इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर with open switch so that no current flows। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेंस में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। सर्किट में मैंने t इक्वल टू 0 पर क्या किया याद करो। अगर मैं t इक्वल टू 0 पर इस सर्किट को रीड्रॉ करूं
तो मुझे सर्किट में कैपेसिटर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या कर सकते हो, आप t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हो किससे, एक कंडक्टिंग वायर से। ये समझ आया था आपको, ये Yes, आपको रट sir. लेना है, Yes. ठीक है। सिमिलरली t इक्वल टू इंफिनिटी पर मैं कैपेसिटर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाने दे सकता। अगर कैपेसिटर की ब्रांच में किसी करंट को नहीं जाना है तो रजिस्टर जहां था वहां आप ओपन स्विच बना देते हो। ओपन स्विच Conducting one. बनाने से यही पता लगता है हमें कि यहाँ जीरो माना, यहाँ जीरो माना, यहाँ वी आया तो यहाँ भी वी आ जाएगा क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं किया है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस CV हो जाएगा। बात समझ आई? हम रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते ताकि करंट फ्लो ना कर सके। ये हम रीड्रॉ करते हैं t इक्वल टू इंफिनिटी पर। आप बताइए क्या डाउट है? बोलो भाई। क्लियर हो गया। तो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर रिप्लेस होता है कंडक्टिंग वायर से, t इक्वल टू इंफिनिटी पर कैपेसिटर की ब्रांच का रेजिस्टर ये रिप्लेस हो जाता है किससे, ओपन स्विच से। सर हाँ सर ऑपोजिट साइड जो है ना बैटरी की, जो जहाँ पे कैपेसिटर है वहाँ पे वी एक बार बता सकते हो कैसे? क्या? वहाँ पे वी कैसे आया सर ऑपोजिट साइड में, बैटरी कैपेसिटर वाली साइड पे? ऐसे ही करना होता है बेटा, याद कर लो। ओपन स्विच को क्रॉस करके सेम पोटेंशियल लिख दो। ओके। और कोई डाउट? सर अगर कोई रजिस्टर कैपेसिटर के पैरेलल में प्लेस्ड होगा तो उसको नहीं हटा सकते आप, उसको नहीं है, सिर्फ ब्रांच वाले रेजिस्टर को हटाया जाएगा। देखो क्या लिखा है, ध्यान से अगर पढ़ोगे, रिप्लेस रेजिस्टर इन ब्रांच, है ना? क्लियर हुआ? खैर, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है चार्ज का। यहाँ पे एक नई टर्म मैंने बता दी आपको, टाइम कांस्टेंट। अच्छा, करंट का फंक्शन कोई पूछ ले आपसे तो, करंट इन सर्किट निकाल सकते हो? तो आई सिंपली क्या हो जाएगा, dq by dt, DQ by यानी d by dt ऑफ q max 1 माइनस e की पावर माइनस t by टाउ, है ना? यानी इसे लिख सकते हैं हम सिंपली d by dt, q max हो गया cv 1 माइनस e की पावर माइनस t by rc। डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ से आपको i की वैल्यू मिलेगी v by r e की पावर माइनस t by rc। v by r आपका क्या था, i max, तो i आपको मिलता है i max e की पावर माइनस t by टाउ। ये फॉर्मूला हम करंट के लिए याद रखते हैं। समझ आया? जहां i max की वैल्यू क्या है, v by r। कोई दिक्कत? सिंपल डिफरेंशिएशन किया है करंट निकालने के लिए बस। no. चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि द चार्ज ऑन कैपेसिटर and current in circuit at t is equal to tau, एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर का चार्ज कितना हो जाता है और करंट घट के कितना हो जाता है, ये आपको निकालना हो तो उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। आप लिख दोगे Q, ये हो जाता है Q max 1 माइनस ई की पावर, t की जगह टाउ रखना है आपको, तो माइनस टाउ बाई टाउ, और I हो जाता है आपका I max e की पावर माइनस टाउ बाई टाउ। यहाँ से Q की वैल्यू हमें मिल जाती है Q max 1 माइनस 1 बाई ई, और I की वैल्यू हमें मिल जाती है I max बाई ई, है कि नहीं? तो यहां से आप कह सकते हो कि Q की वैल्यू तो हो जाती है
0.63 इंटू क्यू मैक्स, और I की वैल्यू हो जाती है 0.37 इंटू आई मैक्स। ये भी क्या है, रिजल्ट की तरह याद रख लिए जाते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में चार्जिंग कैपेसिटर के सर्किट में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट में, है ना, और करंट 37% रह जाता है एक टाइम कांस्टेंट के अंदर। क्लियर रहेगा? Yes. यस। कैलकुलेशन है कुछ, उसमें लॉजिक बहुत तगड़ा नहीं है। ठीक है, तो चार्ज का टाइम के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊं और करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाएं, तो चार्ज का ग्राफ तो कैसा आ जाएगा, इनिशियली 0 है, पूरी तरह से चार्ज होने में कितना टाइम ले रहा है, क्यू मैक्स होने में हम देख चुके हैं कितना टाइम लगने वाला है भाई, इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। तो कुछ इस तरह का फंक्शन आता है जिसमें आप एक टाइम कांस्टेंट के अंदर चार्ज को कह सकते हो 0.63 इंटू क्यू मैक्स। सिमिलरली अगर करंट की बात की जाए तो करंट इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर कैसा होता है भाई, मैक्सिमम होता है, Maximum. और 0 होने में उसे कितना टाइम लग रहा है, तो 0 होने में उसे इनफाइनाइट टाइम लगेगा ऑब्वियसली। कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में वो 37% रह जाता है मैक्स का। ग्राफ में कोई दिक्कत याद रखना है आपको? No. क्लियर है? यस। सबने नोट डाउन कर लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं, ताकि मैं क्वेश्चन दे दूं? Yes, sir. Good. एक फॉर्मूला ये कॉपी करना था आपको, एक करंट वाला कॉपी करना है, बाकी कुछ कॉपी नहीं करना था मेन। चलो, तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, और एक रेजिस्टेंस है मान लेते हैं 20 ओम का। वोल्टेज है मान लो हमारे पास 10 वोल्ट। स्विच बंद किया गया है एट t इज इक्वल टू 0। पहली चीज आपसे पूछी जा रही है, फाइंड करंट थ्रू बैटरी एट, पहला पार्ट है t इज इक्वल टू 0, बी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बोलना मत, मैं पूछ लूंगा। दूसरा, ये हो गया करंट थ्रू बैटरी। आपको बताना है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तीसरा आपको बताना है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू टाउ। और चौथा, टाइम फॉर कैपेसिटर टू गेट चार्ज्ड to 99%।
सर वो t इज इक्वल्स टू 0 वाले टॉप मतलब पॉइंट में आप एक बार ले जा सकते हैं। ओके सर। हो गया। हो गया। Yes. यस सर हो गया। यस सर हो गया। चलो कौन बताएगा? कीर्तन, आवाज आ रही है भाई? यस बताओ बेटा, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? एट t इज इक्वल टू 0। कीर्तन, तो मानोगे 8 लोगों ने क्लास छोड़ दी है कि उनका नाम ना आ जाए। मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, 8 लोग जिन्होंने क्लास छोड़ी है, आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मेरे पूछने से क्यों डर रहे हो? आपको लगता है ऐसे ही बैठे रहोगे, कभी आंसर नहीं दोगे, और एक दिन जेई का पेपर होगा और आपको AIR 1 पकड़ा दी जाएगी कि हाँ जाओ, तुम देश के सबसे विद्वान आदमी हो। 2 साल बर्बाद भी क्यों करने? अभी यंग हो, आंखें सही हैं, गेम्स वगैरह खेलो, टाइम को यूटिलाइज करो ढंग से यार। या तो आप पढ़ सकते हो या तो नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये जीवन निकल जाता है बहुत जल्दी। डिसाइड कर लो भाई, हमसे नहीं हो पा रहा। क्लास छोड़ छोड़ के भागना है, क्या मतलब है? क्या है ये, कावर्ड बनानी है तो क्या है कि ऑनलाइन क्लास में जहां हमारी शक्ल भी नहीं दिख रही, जहां कुछ भी नहीं है, जहां हमें टीचर नहीं देख पा रहा, वहां भी अगर हमारा नाम ना आ जाए इस डर से तुम भाग रहे हो। अभी घर में ही रहे हो ना, सिर्फ बाहर दुनिया देखी नहीं है। इतना आसान जीवन नहीं होता। अभी तो भाग जाओगे, ऑफिस में क्या करा करोगे? क्योंकि जिनसे यहाँ काम नहीं होता ना, उनसे कहीं काम नहीं होता। वहां तो बॉस तो आपको भजन सुनाएगा ना फिर अच्छे से, वहां भाग भी नहीं पाओगे। इच्छा की बातें होती हैं। मैंने कहा है आपको नहीं आता तो एटलीस्ट बोला करो हमें नहीं आता, उसमें क्लास क्या छोड़नी। डरपोक लोग। चलो दर्पण तुम बता दो भाई, क्या आंसर आना चाहिए पहले पार्ट? 0.5। बिल्कुल सही। क्या करते हैं t इज इक्वल टू 0 पर? कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देते हैं। 1/20। तो बस ये 20 ओम, ये भी अगर किसी से नहीं हो रहा तो सही में लॉजिकली बताओ, पढ़ना चाहिए क्या? मेरे को नहीं लगता पढ़ना चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट करना। 10 वोल्ट का डिफरेंस आया है तो 10/20 यानी कि 0.5 एम्पियर ये है, ठीक है ना। बी पार्ट की बात करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। क्योंकि हम देख चुके हैं कैपेसिटर को चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है।
तो रजिस्टर ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। और रजिस्टर अगर ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ तो करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, 0। कोई समस्या? नो। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा गया है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो कब आता है, लॉन्ग टाइम के बाद, है कि नहीं। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर आपको निकालना है। 0 0 10 वोल्ट 10, यहाँ 10, ये आपका कितने का है, 2 माइक्रोफैरेड। तो Q = CV, यानी कि 20 माइक्रोकूलम मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर। क्लियर है? तीसरा, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट T = टाउ। अगर डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो सिंपली 0.63 into Q max। तो 0.63 into 20, 0.63 into Q max। 12.6। यस जैसा कि मुझे बताया जा रहा है 12.6 माइक्रोकूलम, हाँ है भी। यस। ये तीसरा। चौथा पूछा गया फाइंड टाइम फॉर कैपेसिटर टू गेट चार्ज टू 99%। क्या आएगा? 1.15 into 10⁻³ seconds। क्या बात है, चलो आंसर तो दिया। चलिए तो अपन क्या लिख देंगे सीधे, Q max माइनस T बाय टाउ। टाउ इक्वल टू 0.9। पहले मैं टाउ निकाल लेता हूँ, RC। R आपको दिया हो गया है 20, C आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁻6। तो ये आपको मिल गया 40 × 10⁻⁻6 सेकेंड। समझ आया? ये आपका टाइम कांस्टेंट है। वैल्यू पुट कर देते हैं। Q = Q max 20 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। 1 - e⁻⁻t/टाउ। वैसे इस 20 की जरूरत नहीं है। चार्ज क्या हो जाना चाहिए, 99%, है कि नहीं। 99% चार्ज अगर हो जाए तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.99 into Q max। क्या होना चाहिए, Q max 1 - e⁻⁻t/टाउ। ये आपको भाई कितना मिल जाएगा, यहाँ से e⁻⁻t/टाउ की वैल्यू आ जाएगी 1 - 0.01, 10⁻²। कितना आ गया, यानी कि 0.01, है ना। 1। उल्टा कर दो तो e⁻t/टाउ ये आपको मिल जाएगा 100। ln ले लो, ln यहाँ t/टाउ, e = ln 100। यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी भाई कितनी, टाउ ln 100, या मैं कह सकता हूँ 2 टाउ ln 10। अरे सही है, 2 इंटू टाउ को क्या लिख सकते हैं, आ गया था हमारे पास 40 × 10⁻⁻6 इंटू ln 10 को लिख सकता हूँ 2.303 log 10 base 10, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता कन्वर्ज, वैल्यू याद नहीं है तो ये, इसे सॉल्व करने से t आ रहा है हमारा कितना, किसी ने किया, मल्टीप्लाई कर दो बस, 18.4 18.424 10⁻⁻6 ये आ रहा है, 5 -5, -5 ठीक है ना। यस तो यहां से अगर आप देखोगे टाइम कितना लगा, क्या आपको अंदाजा लग रहा है कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में टाइम कितना लगा भाई, इनफाइनाइट। और उसे 99% चार्ज होने में कितना टाइम लगा, 1 माइक्रो सेकेंड के करीब। अरे समझ आ रहा है कितना कम टाइम लगता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। इसीलिए कहा गया था कि कैपेसिटर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाता है। तो पूरी तरह से तो कभी जिंदगी में कोई कैपेसिटर चार्ज हुआ ही नहीं है आज तक, सब 99.999% तक चार्ज हो जाते हैं।
और उसका टाइम भी आप देख सकते हो 10 की पावर -5 में जा रहा है, यानी ये बहुत ही कम टाइम है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था कि हमें थोड़ी फील आए कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में किसी को? बोलो भाई। सर हाँ सर मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर वाला आप एक बार को बता सकते हो? मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालने के लिए ऑब्वियसली वो चार्ज मैक्सिमम t इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगा। तो जो भी कैपेसिटर की ब्रांच में रेजिस्टर होता है उसे ओपन सर्किट की तरह मान लेते हैं। ओपन सर्किट हो नहीं जाता, टूट नहीं जाता, वो उसकी तरह मान लेते हैं। तो ऐसा करने पे क्या होगा, अगर मैं एक तरफ 0 मानूंगा, अब यहाँ पे रजिस्टर है तो, पर उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। मैं ओपन सर्किट क्यों बनाता हूं? ताकि कोई करंट नहीं है इसके अंदर, ये हमें याद रहे। समझ आया ना? तो यहाँ 10 था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10, फिर Q इज इक्वल टू CV, वहां से हमें आंसर मिल गया। और कोई डाउट? चलो तो अगली चीज आती है कैलकुलेटिंग टाइम कांस्टेंट। अब आप सोचोगे उसमें क्या है कि नहीं? तो बड़ा ही आसान सा है, R/C होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो याद आपको ये रखना है कि जैसे हम एक कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जिंदगी में एक ही रेजिस्टर आपको मिले। मान लो कि कोई ऐसा सर्किट आपको दिया जाए, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया है R1, R2, R3, R4, ये वोल्टेज है V, ये कैपेसिटेंस है C। इस सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट की अगर कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करेंगे? तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि टाइम कांस्टेंट सर्किट का जो होगा वो होगा R इक्वलेंट इंटू C। R की जगह बस क्या आ जाएगा? R इक्वलेंट। सेकेंड ऑफ ऑल, ये R इक्वलेंट किसके अबाउट निकाला जाएगा? तो R इक्वलेंट इज कैलकुलेटेड अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो, जैसे उसके कोने A और B हैं, तो उसके अक्रॉस आपको R इक्वलेंट निकालना है। बात समझ आई? ना कि बैटरी के अक्रॉस। तीसरी चीज, रिप्लेस द बैटरी। रिप्लेस द बैटरी with a conducting wire, with a conducting wire। R इक्विवेलेंट निकालते समय बैटरी को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दें। इन तीनों चीजों को मैं अगर फॉलो करता हूं तो सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। A पॉइंट यहां, B पॉइंट यहां, ये नीचे तो पूरा कंडक्टिंग वायर आ गया क्योंकि बैटरी हटा दी। यहां पे हमारे पास दो रेजिस्टर बचे, एक R1, एक R3 या R2 है, और यहाँ पे R1, एक यहाँ R4 लिखना मैं भूल गया, R4। क्या यही सर्किट बनेगा? जो जो चीजें लिखी हैं मैंने उनको फॉलो करें अगर तो बोलो भाई। यस सर। तो अब आप R Yes, इक्वलेंट यहाँ से बड़ी आसानी से बता सकते हो, वो आ जाएगा R4 प्लस इन तीनों का इक्वलेंट अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर कुछ बच्चों को रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत है या उनको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, जो कि इसके जस्ट बाद है। और अगर आपने 10th में थोड़ा बहुत जीवन में पढ़ाई की थी तो आपको शायद पता हो कि रेजिस्टर में सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 और पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी जो कैपेसिटर में हमने पढ़ा उसका उल्टा, और वहां से हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो कैसे आप किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हो?
चलो, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट ऑफ द चार्जिंग सर्किट। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है कि कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट, या क्वेश्चन आ जाता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या क्वेश्चन आ जाता है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको पता है तीनों ही क्वेश्चंस में अगर हम टाउ निकाल लें तो एक्सप्रेशन लिखना बड़ा ही आसान है ना। तो मान लो ये कैपेसिटर है हमारे पास, एक रेजिस्टर, बता दो पहला। फाइव सी गामा फाइव। तो पहला हो गया। बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को अगर डिफिकल्ट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? ऑब्वियसली अलग अलग तरह के सर्किट दे देंगे जिसमें मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री जो हमने पढ़े थे वो यूज हो रहा हो, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो यहाँ मैं फेयरली सिंपल सर्किट ही दे रहा हूँ रेजिस्टेंस का, क्योंकि अभी हमने रजिस्टर का आर इक्विवेलेंट पढ़ा नहीं है ऑफिशियली। हाँ भाई आयुष्मान बताओ पहले वाले का क्या आया? 5R/2। 5R/2 क्या करूंगा मैं, इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस, और ये आपके पॉइंट्स बन Yes. गए ए और बी। ये क्या होगा आपने, ये ए और बी, और ये आपका कंडक्टिंग वायर। तो हम साफ देख सकते हैं ये R/2 और 2R सीरीज में है, तो R इक्वलेंट हो गया 2R प्लस R/2 यानी कि 5R/2। तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, R इक्वलेंट इंटू सी यानी 5/2 RC। बहुत बढ़िया। अब है आप सेकंड बताना चाहते हो? 3RC/4। बेटा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। सर 3RC/4। 3RC/4 यस सबका यही आ रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नो Four सर, R ये वाला R कंसीडर किया कि नहीं किया? 4R देख लेते हैं। तो ये 3R और ये R ये किस में है, पैरेलल में है ना। 3R और R पैरेलल में है, तो 1/R इक्वलेंट ये आ जाएगा 1/R प्लस 1/3R, यानी R इक्वलेंट आपको मिल जाएगा 4R। सर 4R आएगा। 3R। 1/4R सर। अच्छा ये R भी है यहाँ पे। यस एक R वो देखना भूल गए, ठीक है ना, 4R, तो ये आपको मिल जाएगा 4R/5। ठीक है, तो आपको टाउ भी मिल जाएगा 4RC/5। क्या इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अगर एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड द टाइम कांस्टेंट या एक्सप्रेशन फॉर करंट या चार्ज, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो शायद, है ना। Yes. Yes.
और कैसे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आ जाता है फाइंड करंट इन सर्किट या करंट थ्रू बैटरी एट t is equal to 0 and b after a long time. ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारा सर्किट है, हाँ भाई आर्यन क्या आया बताओगे 0 पर? सर कर रहा हूँ। चल, तो 0 पे क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर से कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं, बस इतना सा काम है। किसी का है क्या सर आंसर? फर्स्ट वाले में 0 पे 40 बाई आ रहा है। सो कितना 40 आएगा? एम्पियर 40 एम्पियर 40 आएगा। सर 40 बाई RC। क्या निकाला है आप लोगों ने? करंट निकाला है ना? यस सर करंट यस तो पहले में आर इक्वल Yes, कितना हो जाएगा हमारे पास? हाफ 1/2 1/2 है 1/2। 1/2 सर 1/2 है अरे 333 पैरेलल में है ना? यस सर, तो उसका 1 और उसका नीचे 1 one है, 1 में 1 उसका और नीचे कितना हो जाएगा? 1। हाफ। तो 2 हुआ ना आर इक्वलेंट? यस सर 2 हुआ। आई क्या मिलेगा? 1/2 सर 10 एम्पियर आ रहा है। सर बट पैरेलल 10 एम्पियर। अरे देवता ये पैरेलल में नहीं है, ये 1 पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में आएगा इन सब के साथ। ये 3 पैरेलल में है। पैरेलल के लिए दोनों एंड सेम होना जरूरी है। नहीं समझ आता है तो इस तरह लिख के देख लिया करो। ये ए पॉइंट है पर इसके इस एंड पे ए पॉइंट थोड़ी है। तो ये 3 आपके पैरेलल में हैं, फिर जो भी आएगा उसके साथ ये सीरीज में है 1 ओम।
अरे समझ आया कि नहीं? यस यस सर। बचपन की चीजें नहीं कर पा रहे हो। चलो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करा जाएगा? कैपेसिटर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाना चाहिए, तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाना चाहिए कैपेसिटर की ब्रांच वाला रेजिस्टर। तो क्या मतलब हुआ? करंट यहां से निकलेगा, ऐसे चलेगा, इसमें जा नहीं सकता, ऐसे चलेगा, ऊपर जा नहीं सकता, तो इधर से इस तरह से होता हुआ आ जाएगा। अरे समझ आया कि नहीं? यस तो करंट क्या हो गया आपका? 20 एम्पियर 20 वोल्ट बाय कितना रेजिस्टेंस मिला रास्ते में? 3 4 एम 4 और 1 4, यानी कि 5 एम्पियर। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ ले अभी। सर सेकंड का आर इक्विवेलेंट वापस बता सकते हैं? आर इक्विवेलेंट करंट को फ्लो करा के देखो बेटा, करंट किस रास्ते से गया है। तो ऑब्वियसली 3 ओम और 1 ओम सीरीज में दिख रहे हैं क्योंकि दोनों से एक ही करंट फ्लो किया है। आप रीड्रॉ कर लो चाहो तो, इन ब्रांचेस को ड्रॉ मत करो। समझ आया? इन ब्रांचेस को ड्रॉ नहीं करूंगा तो ये सीरीज में नहीं दिख रहा, पूरा एक रेक्टेंगल ही तो बनेगा। यस। चलो चलो भाई बताओ, करंट एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी। सर क्या ढूंढना है? सेम ही क्वेश्चन है यार, करंट एट 0 एंड इंफिनिटी, करंट थ्रू द बैटरी। सर पहले वाले का 100/3 पहले वाले का 100/3, तो 120 13 13। तो पहले वाला है t इज इक्वल टू 0। 0 पे क्या होता है भाई? कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं कंडक्टिंग वायर से। तो ये गया, ये गया, ये भी गया, और इन सब की जगह क्या आ गया भाई? कंडक्टिंग वायर आ गया। अब सीरीज पैरेलल में दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा बेटर रहेगा नाम लिख दिया करो, ए ए ए ए, ये आपका बी 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 बी, यहीं तक हो पा रहा है सिर्फ, ठीक है ना? अच्छा कितना हो जाएगा इक्वलेंट शुरू से पहले? सर के बीच में कंडक्टिंग वायर है तो वहां से करंट जाएगा। बिल्कुल। अब देखो यही एक चीज आपको ध्यान देनी थी, ए यहाँ है और यहाँ से रास्ता आप देखो तो ये बी आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए? सेम। अरे समझ आ रहा है? कंडक्टिंग रास्ते से अगर मैं जाऊं तो ये भी मुझे मिल गया क्या? ए ए ए ए, ये ए और ए के बीच में क्या हो चुका है? वेस्ट। किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल आ जाए तो वो वेस्ट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट
सर्किट। अगर आपने नहीं सुना है, वैसे तो करंट में आएगा, पर इस तरह से मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस तरह से ऊपर से एक कंडक्टिंग वायर जा रहा हो, ठीक है। तो इसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है, पहले मान लो कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आई स्विच ओपन है, अगर जैसे ही आप स्विच बंद करोगे, करंट हमेशा ऐसा रास्ता लेना चाहता है जिसमें रेजिस्टेंस लीस्ट हो, कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 है। इस वजह से जैसे ही आप स्विच बंद करोगे, अब सारा का सारा करंट यहां से फ्लो करने लग जाएगा और इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये सिचुएशन कहलाती है शॉर्ट सर्किट होना। सुना होगा ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, वही है ये। समझ आया? अब देखो जरा इक्विवेलेंट कितना है, किस तरह से करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियसली सारा का सारा करंट यहां से निकलेगा, और ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, वेस्ट। तो इकलौता रास्ता जो उसके पास बचता है वो यही वाला बचता है, यहीं से घूमता हुआ वो इधर आ जाएगा। तो सिर्फ 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वही बचने वाला है। करंट हो जाएगा आपका 40/2 यानी कि 20 एम्पियर। समझ आया? यस बोलो भाई। यस चलो, सर शॉर्ट इन्फिनिटी पे क्या आएगा? क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट का रीजन क्या था? रीजन क्या था? रीजन है कि हर एक के अक्रॉस सेम पॉइंट आ रहा है, सेम पोटेंशियल आ रहा है। कैपेसिटर को रिप्लेस करके कंडक्टिंग वायर लगाया ना, ये रीजन है बेटा, लिखा तो है यहाँ पे इतना बड़ा। अगर दोनों एंड्स पे सेम पॉइंट आ जाता है तो वो रजिस्टर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ओके सर। देखो इस सब से परेशान मत हो, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा तो मैं वापस पढ़ाऊंगा ये आपको, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ बता दे रहा हूँ। चलो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करते हैं, कैपेसिटर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाना चाहिए, यानी यहाँ से कोई करंट अंदर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ से भी नहीं जाना चाहिए। तो करंट जा ही कैसे सकता है, सिर्फ यहाँ से निकलेगा, कैपेसिटर की ब्रांच में नहीं जा सकता, किस तरह से फ्लो होता हुआ नीचे आ जाएगा। अरे सही है। तो आई हो गया 40 बाय स्क्रीन 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। हो गई है। बेटा आपका इंटरनेट बहुत खराब है, स्क्रीन मेरी एकदम सही है शायद। सबको दिख रहा है क्या? यस सर। यस आउट एंड क्लियर। तो आपको जिनको नहीं दिख रहा है, आपका नेट बहुत वीक। रीजन होता हाँ सर। हाँ, रिजॉइन हो जाओ। अरे समझ आया क्या ये? यस सर। चलो और भी क्वेश्चन कर लेंगे, पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन करा दूंगा, जो कि आपकी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चलो। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसमें क्या है, मान लो कि एक कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज्ड है ना, और सर्किट में कोई रजिस्टर दिया हुआ है। जैसे ये आपका कैपेसिटर है C, जो कि पूरी तरह से चार्ज है किसी वोल्टेज V से, या V0 कह देते हैं, और यहाँ एक रजिस्टर है R। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच बंद करोगे, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा? यस है कि नहीं? तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी कि रेजिस्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो सर्किट में करंट आएगा तो ऑब्वियसली कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो V0 हो गया इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर,
ठीक है ना, वी नॉट से वो पूरी तरह से चार्ज था। जैसे ही आपने स्विच बंद किया है, अब किसी टाइम टी की अगर बात करें, सबसे पहले तो मुझे बताओ इसी सिचुएशन पे अगर मैं देखूं t इज इक्वल टू 0 पर, जैसे ही स्विच को मैं बंद करता हूं करंट की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां अगर 0 0 माना जाए तो क्या यहां पोटेंशियल वी नॉट है? यस बोलो। तो इस समय करंट की वैल्यू क्या होगी सर्किट में? अरे वी नॉट वी नॉट बाय आर। बाय आर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप लोगों में, वी नॉट बाय आर, सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे चार्ज कम होगा कैपेसिटर के ऊपर, क्या ये वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा? तो करंट भी क्या होगा? कम होगा। यानी t इज इक्वल टू 0 पर जैसे ही आप स्विच बंद करते हो, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। अरे बात समझ आई? यस सर। ठीक है ना, चलो ध्यान देना, सही है कि नहीं है, आगे देखते हैं आगे चल के कि मैक्सिमम आता भी है या नहीं। मैं क्या करूंगा, किसी टाइम t को ले लूंगा, तो किसी टाइम t की सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। मान लो कि चार्ज घट के Q हो गया, इस पे माइनस Q हो गया, यहाँ से कुछ करंट I आ रहा है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये रेजिस्टेंस R है। लूप लो लगाते हैं, यहाँ से घूमते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा, प्लस या माइनस? तो प्लस Q/C माइनस IR इज इक्वल टू 0। सही लिखा है क्या मैंने? यहां से आपको मिल जाएगा I की वैल्यू, यह है Q/RC। अब I को क्या लिखा जाए, dQ/dt या माइनस dQ/dt? सर माइनस DQ बाई माइनस तो उल्टा होगा। बहुत बढ़िया, माइनस dQ/dt मैंने क्यों लिखा है, कोई मुझे बताएगा? सर क्योंकि धीरे धीरे चार्ज कम हो रहा है, डिस्चार्ज। बिल्कुल सही, चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीजेस, चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीजेस, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसकी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आएगी। इसे मैं लिख दूंगा माइनस dQ/dt। यहां से आपको मिल जाएगा dQ/Q इज इक्वल टू माइनस dt/RC। इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज कैसा है, तो चार्ज तो मैक्सिमम है क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था। t इज इक्वल टू t पे चार्ज मान लो q। यहां से आपको मिल जाएगा ln Q/Q max, ये होना चाहिए माइनस t/RC। ये आपको मिलता है Q इज इक्वल टू Q max e की पावर माइनस t/टाउ। समझ आया? जहां टाउ ऑब्वियसली क्या है, RC। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो करंट भी आप निकाल सकते हो, I ये हो जाता है आपका dQ/dt, यानी d/dt ऑफ Q max e की पावर माइनस t/टाउ, या d/dt ऑफ Q max होगा CV0 e की पावर माइनस t/RC। डिफरेंशिएट करोगे I आपको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा CV0 e की पावर माइनस t/RC अपॉन -1/RC। माइनस 1/RC। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हुई है? सर मल्टीप्लिकेशन में -1/RC, नीचे खाली -RC। डिफरेंशिएशन बाय RC, C से C कट जाएगा, V0/R ये आपका क्या था भाई, मैक्सिमम करंट, आगे नहीं था। तो I को मैं यहां से लिख सकता हूं, यह आ जाएगा कितना, I max, यहाँ पे माइनस भी लगाना चाहिए था मुझे, तब ये प्लस हो पाएगा क्योंकि I माइनस dQ/dt था ना,
आई मैक्स ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, जहां आई मैक्स ये आपका वी नॉट बाय आर है। क्लियर हुआ? Yes. ये एक्सप्रेशन भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं डिस्चार्जिंग के लिए, तो कैसा ग्राफ बनेगा? क्लियरली हम देख सकते हैं चार्ज का टाइम के साथ बनेगा और करंट का टाइम के साथ बनेगा। तो चार्ज भी t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है और धीरे धीरे घट घट के 0 होगा, और करंट भी t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है, वो भी घट घट के क्या होगा, 0 होगा। एक टाइम कांस्टेंट में ये घटकर 37% मैक्सिमम का रह जाएगा। सिमिलरली एक टाइम कांस्टेंट में करंट भी घटकर 37% ऑफ मैक्सिमम रह जाएगा। तो करंट का फंक्शन तो दोनों में ही सेम आता है, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर का फंक्शन दोनों में डिफरेंट आता है, ये याद रखना। ठीक है, कोई डाउट? नो। तो ये था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इनमें जो इंपॉर्टेंट टाइप के मेंस के लिए जो क्वेश्चन है वो तो वही वाले हैं, करंट एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वो क्वेश्चंस मैं 3-4 और कराऊंगा अगली क्लास में, और बाकी फिर इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के अगली क्लास में। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं आज। थैंक यू सर, बाय सर।